अब हम आज जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो एक्चुअली वेन डी ग्राफ जनरेटर या एसिलरेटर भी बोला जाता है। इसका मेन जो वर्क होता है वो होता है चार्ज पार्टिकल्स को एसिलरेट कराना। तो एसिलरेट कराने के लिए उन पे क्या लगना चाहिए? फोर्स, और हाई एसिलरेशन उनको प्रोवाइड करना। तो हाई एसिलरेशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स भी ज्यादा चाहिए। अब फोर्स क्या होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में? Q इंटू ई। तो मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना जिससे चार्ज पार्टिकल्स पे हाई फोर्स लग सके और उनको हाई एसिलरेशन मिल सके, ज्यादा वैल्यू उनकी एसिलरेशन की हो सके। ये काम आता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो इस तरह का अरेंजमेंट, इसको भी आगे और समझेंगे कि क्या इसमें हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। तो इट इज अ मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। ठीक है, मिलियन मतलब 10⁶ के ऑर्डर के वोल्ट्स इस तरह का पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। एंड फील्ड्स क्लोज टू द ब्रेक डाउन फील्ड ऑफ एयर विच इज अबाउट 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। देखो, ब्रेक डाउन फील्ड क्या होती है? कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटिंग मीडियम है, जैसे एयर ही हो गई या कोई गैस हो गई, तो उसमें भी क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उसमें, तो पॉजिटिव चार्ज पे एक तरफ फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे एक तरफ फोर्स लगता है। तो फील्ड की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम पे आएगा कि वो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, जो मीडियम है आयोनाइज हो जाएगा, और इंसुलेटिंग होने के बाद भी उसमें अब करंट फ्लो करने लग सकता है, क्योंकि उसमें आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, चार्ज पार्टिकल्स। अब वो चार्ज पार्टिकल्स फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो इसको उस मटेरियल की ब्रेकडाउन फील्ड बोला जाता है। ब्रेकडाउन होता है जिसमें वो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। तो एयर के लिए वो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁶, यानी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर में लगा दोगे तो एयर क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी और उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। तो कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि किसी रीजन में मैक्सिमम कितनी फील्ड लगा सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम उतना ही हो सकता है कि मीडियम जो है आयोनाइज ना हो, क्योंकि मीडियम आयोनाइज हो गया तो फिर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसमें भी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? एक मशीन है जो हाई पोटेंशियल क्रिएट करती है। किसने ऑर्डर का? मिलियन वोल्ट्स के ऑर्डर का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेरेबल टू जो ब्रेकडाउन फील्ड होती है एयर की, उसके लगभग आसपास। उससे ज्यादा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे तो चार्ज लीक कर जाएगा आयंस के फॉर्म में, तो करंट की तरफ फ्लो करने लगेगा वहां पे। तो उस ऑर्डर की फील्ड हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। Then the resulting large electric fields are used to accelerate charged particles like electrons, protons, ions to high energies needed for experiments to probe the small structure of matter. Mainly जो एटम की हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह, वहां पर हमें क्या होता है? ऐसे चार्ज पार्टिकल्स जिनकी हाई एनर्जी हो, हाई उनका एसिलरेशन हो या वेलोसिटी हो, उनकी जरूरत पड़ती है हमको। तो ये जो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसे हम चार्ज पार्टिकल्स को एसिलरेट कराते हैं जिससे वो हाई एनर्जी एक्वायर कर सके। ठीक है, तो इट इज अ टूल और मशीन डिजाइंड बाय रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ, इसलिए इसका नाम पड़ा वेन डी ग्राफ जनरेटर या वेन डी ग्राफ एसिलरेटर। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए कि मेन काम इसका क्या है। इस पे हाई पोटेंशियल ये क्रिएट करता है, और जिस कारण से अपने आसपास हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, बाहर एक ये स्फीयर जैसा है, फिर स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R, और इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। तो अगर KQ/R हाई होगा तो KQ/R² भी क्या हो जाता है? हाई वैल्यू की फील्ड ये जनरेट करता है। उसके बाद इसका पर्पस एंड यूजेस। तो पर्पस क्या है इसका? इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट है या मशीन है जिसका काम है बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 20 मेगा वोल्ट।
ठीक है, तो 20 मेगा मतलब 20 इंटू 10⁶ इस ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। यूजेस क्या है? अ बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज accelerated particles are used to trigger the nuclear energy। तो न्यूक्लियर एनर्जी में इनकी जरूरत पड़ती है न्यूक्लियर रिएक्शंस के वक्त। It is used to accelerate charged particles like neutrons, protons। तो चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। फिर accelerated particle beams are used to break atoms for various experiments in physics। फिर एक्सेलरेटेड पार्टिकल बीम्स हैं, ये क्या करते हैं? एटम्स को तोड़ने के लिए भी काम आती हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। इन मेडिसिन बीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इनका यूज किया जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की जो है एनर्जी बढ़ाकर उनको यूज किया जाता है कैंसर सेल्स को एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने में या उसको ट्रीट करने में कैंसर को। तो ये कुछ इसके यूजेस और पर्पज है। एक्चुअली ये मेन एनसीईआरटी या स्कूल लेवल के हिसाब से ही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार 4 या 5 नंबर का, तो हमें उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे वर्किंग होती है इसकी, क्या है। ठीक है, तो बाकी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ठीक है, हमें समझ आ गया। बाकी उसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ये सब पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको लिखना आना चाहिए। उसका प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? तो वी रिक्वायर 2 चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स विद डिफरेंट रेडियाई फॉर इंक्रीजिंग द स्टैटिक पोटेंशियल टू वेरी हाई वैल्यू। तो देखो हमने क्या किया, 2 शेल्स लिए, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस, नहीं सॉरी इसी में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में। 2 स्फीयर्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, उसी से रिलेटेड है इसके पीछे का प्रिंसिपल। तो हमने क्या लिए, 2 स्फेरिकल शेल्स लिए, एक स्मॉल रेडियस आर, छोटा शेल लिया जिसका रेडियस है स्मॉल आर, एक बड़ा शेल लिया जिसका रेडियस है कैपिटल आर। छोटे शेल पे मान लो किसी वक्त चार्ज है स्मॉल क्यू और बड़े शेल पे है कैपिटल क्यू। ठीक है, तो आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल इज एबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। अब बाहर वाला सरफेस लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कलेक्ट कर सकता है, कैसे कर सकता है वो हम समझते हैं थोड़ा सा। तो मान ले स्मॉल आर इनर शेल का रेडियस है और कैपिटल आर आउटर शेल का रेडियस है, और कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू बड़ी शेल का, स्मॉल क्यू छोटी शेल का। अब पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, तो देखो पोटेंशियल में हमने देखा था, पोटेंशियल जब भी हम बात करते हैं इट इज द नेट पोटेंशियल। तो इनर स्फीयर का खुद के चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल है, के क्यू बाय स्मॉल आर, और बाहर आउटर शेल के चार्ज के कारण अंदर पूरे रीजन का पोटेंशियल ही कांस्टेंट रहता है, तो जो इनर शेल का पोटेंशियल है वो के क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा। तो इनर शेल का नेट पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर ड्यू टू इट्स ओन चार्ज एंड के क्यू बाय कैपिटल आर ड्यू टू द चार्ज ऑफ आउटर शेल। देन पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, तो आउटर स्फीयर का जो पोटेंशियल वो क्या होगा, तो इनर स्फीयर के कारण के क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर किसी भी शेल के बाहर क्या होता है, के क्यू बाय उस शेल पॉइंट सेंटर से दूरी। तो आउटर शेल का हर पॉइंट सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर है, तो आउटर शेल का पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर, ये तो अंदर वाले शेल के कारण आ गया, और उसके खुद के चार्ज के कारण आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इनर शेल में से आउटर शेल का माइनस करेंगे, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी के क्यू बाय कैपिटल आर वाली। ठीक है, जो राइट साइड वाली टर्म है इट विल कैंसल आउट, बट वी विल गेट के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर माइनस के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दें, क्यू इंटू 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर, ये आ गया। देखो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल क्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू पे। और हमेशा देखोगे ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्मॉल आर छोटा है, तो 1 बाय स्मॉल आर वाली टर्म क्या आएगी, बड़ी आएगी, और 1 बाय कैपिटल आर वाली टर्म छोटी। यानी कि कितना भी चार्ज आउटर शेल को दे दो, हमेशा इनर शेल का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, इनर शेल के चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और वो अगर इनर शेल का चार्ज पॉजिटिव है तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो यही बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कंसेंट्रिक शेल्स हैं, आउटर शेल को कितना भी चार्ज दे दो, हमेशा इनर शेल का पोटेंशियल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें किसी तरह से,
तो चार्ज हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इनर शेल को पॉजिटिव चार्ज दें और दोनों को कनेक्ट कर दें तो वो पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि हमेशा अंदर वाली शेल का पोटेंशियल ज्यादा आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को धीरे धीरे करके आउटर शेल में बढ़ा सकते हैं, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा उसके पोटेंशियल बढ़ेगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो नोट दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ आउटर शेल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आउटर शेल के चार्ज के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इसका यूज होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर में। दिस इज द प्रिंसिपल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा इनर शेल का ज्यादा होगा, आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हम इनर शेल को अगर चार्ज देंगे और उसको किसी तरह से इधर से कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे, तो वो चार्ज बाहर जाता जाएगा। तो हम डायरेक्ट चार्ज नहीं दे सकते। अब उसमें तुम बोलोगे सर डायरेक्ट ला के दे देते, क्या दिक्कत थी? तो आगे ठीक है, तुम बोलोगे सर ठीक है हम तो ला के इसी को चार्ज देते जाए। नहीं, जैसे मान लो हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया इसको, अब मैं और पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो इतना आसान नहीं होता कि उसको डायरेक्ट हम चार्ज ला के देते जाएं और चार्ज को खूब ज्यादा कर दें। लेकिन इसमें क्या होता है, हम अंदर वाली शेल पे चार्ज देते हैं और अंदर वाली शेल से बाहर वाली को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो चार्ज जहां से बाहर जाता जाता है और बाहर क्या चार्ज हम काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। इतना बढ़ा सकते हैं कि पोटेंशियल जो है मेगा वोल्ट के आसपास पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस 10⁶ के ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर, तो इस तरह का ये बना हुआ होता है। देखो, एक ये मेन स्फेरिकल शेल है बाहर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको सपोर्ट कर रखा होता है। इंसुलेटेड इसलिए कि चार्ज कहीं से इधर फ्लो करके नहीं चला जाए। ठीक है, नीचे जो है एक ये ग्राउंडेड मेटल बेस होता है। ग्राउंडेड मतलब इसकी अर्थिंग की हुई होती है। यहाँ पे एक मेटल ब्रश है जिससे चार्ज को हम फेंकते हैं, मतलब जो चार्ज हमें देना है वो चार्ज हम यहाँ से इस पे थ्रो करेंगे, इधर से इसको प्रोवाइड करेंगे। ये एक पुल्ली का अरेंजमेंट रहता है जो मोटर से ड्रिवन होता है, तो मोटर इस पुल्ली के अरेंजमेंट को घुमाती है। ये एक बेल्ट होती है, इंसुलेटेड बेल्ट, जो क्या करती है, जिसमें हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज अपने, जैसे इसमें चार्ज दिया तो चार्ज आया, ये चार्ज को लेकर ऊपर जाती है। फिर यहां से एक मेटल ब्रश रहती है, तो वो क्या करती है, इस चार्ज को बाहर पहुंचाती है। क्यों बाहर पहुंचाती है? फिर वही कॉन्सेप्ट कि पोटेंशियल अंदर वाली शेल का या पुल्ली मान ले जो भी इसका ज्यादा होगा, बाहर का कम होगा, तो चार्ज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही फ्लो करेगा। तो इस तरह से यहां से हम चार्ज देते जाते हैं और वो चार्ज इफेक्टिवली यहां पहुंच जाता है बाहर। हम डायरेक्ट देंगे तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा, काफी ज्यादा फोर्सेस वगैरह लगते हैं, तो इतना आसान नहीं होता हम यहां से चार्ज दे। तो इसलिए इनडायरेक्टली हम इसके अंदर से चार्ज ले जाते हैं। और जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अंदर वाले शेल का ज्यादा आता है, तो उस कारण चार्ज यहां से बाहर फ्लो करता है और धीरे धीरे हम इस शेल पे चार्ज बढ़ाते जाते हैं, जिससे पोटेंशियल बढ़ता जाता है और इसके आसपास फील्ड बढ़ती जाती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आउटर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड ऑफ सर्टेन हाइट। ठीक है, तो ये इंसुलेटेड है, इंसल्टेड लिखा हुआ। ठीक है, तो आउटर कंडक्टिंग शेल जो है इसको क्या करते हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे कुछ हाइट पर जो है अरेंज करके टिका दिया जाता है। देयर इज अ बेल्ट विच रन्स ओवर टू पुल्लीज एज शोन by an electric motor to carry charges through combs or metal brushes as ground level to the top। ठीक है, तो बीच में एक पुल्ली का अरेंजमेंट होता है जो मोटर ड्रिवन होती है, और ये क्या करती है, चार्ज को बॉटम से टॉप तक पहुंचाने का काम करती है, जो चार्ज यहां से मेटल ब्रश या कॉम्ब से इस पे ट्रांसफर किया जाता है। फिर एट टॉप it transfers its positive charge to another conducting brush connected to the large shell। तो यहां से चार्ज ऊपर गया और यहाँ पे एक और मेटल ब्रश लगा रहता है, जिससे ये चार्ज आउटर स्फीयर में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। दस पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर टू दी शेल, तो जो आउटर शेल है इस पे चला गया, वेयर इट स्प्रेड्स आउट यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस। In this way, voltage differences of as much as 6 or 8 million volts can be built up। मतलब of the order of million volts के potential differences हम create कर सकते हैं
तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। समझ आया? ठीक है, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर या एसिलरेटर बोलते हैं, क्योंकि अब क्या होता है, ये अब इसमें बहुत सारा चार्ज आ गया जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस हाई आ जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने के कारण ये चार्जेस को एसिलरेट कराते हैं और यूज किया जाता है। अच्छा, अब कई बार तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे वेन डी ग्राफ जनरेटर वगैरह, तो इस तरह के फिगर आपको मिल जाएंगे कि दिस इज अ वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये जो इस लड़की ने इसको टच किया हुआ है, तो सवाल ये है कि इज इट सेफ टू टच अ वेन डी ग्राफ जनरेटर? क्या वेन डी ग्राफ जनरेटर को टच करना सेफ है? तो फोटो से तो दिख रहा है कि लड़की को छुआ नहीं है ना। तो देखो, चार्ज है उसके ऊपर, उसने टच कर दिया, तो चार्ज क्या हो रहा है, बॉडी में थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो रहा है। जैसे बाल देखोगे खड़े हो गए, क्योंकि चार्ज आएगा, लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल करता है, तो वो बाल ऐसे खड़े हो गए उसके। ठीक है। अब देखो, हमें झटका कब लगता है? झटका तब लगता है जब चार्ज को एक पूरा कंटिन्यूअस पाथ मिलता है फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी से। वो क्या करे, एक सर्किट सा कंप्लीट हो जाए, तब झटका लगता है। मतलब करंट भी तब फ्लो करता है जब एक सर्किट बनता है। तो एक्चुअली अगर सेफ है, अगर हम किसी वुडन ब्लॉक पे खड़े हुए हैं जिससे कि उस चार्ज को फ्लो करने के लिए कंटिन्यूअस पाथ नहीं मिल रहा है, तो हम उसको टच करते हैं तो सेफ है। हाँ, लेकिन अगर हम किसी मेटल पीस पे खड़े हैं, ठीक है, और बेयर फुट है, मतलब एक करंट को फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाता है, तो फिर वो डेंजरस होगा, क्योंकि बहुत हाई चार्ज है, हमारी बॉडी से फ्लो करेगा तो हाई करंट इट में प्रोड्यूस, तो फिर सेफ नहीं रहेगा। हाँ, अगर हम एक किसी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट पे खड़े होकर टच करते हैं जिससे चार्ज को फ्लो करने का एक पूरा पाथ ना मिले, वो पाथ बीच में ब्रेक हो जाए, तो हमारे ऊपर चार्ज आने से कुछ नहीं है, चार्ज आ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें झटका जो लगता है वो तब लगता है जब चार्ज क्या करेगा, एक कंटिन्यूस पाथ में जब फ्लो करेगा, जिसको हम करंट बोलते हैं। तो सेफ है, लेकिन हम थोड़ा सा इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट पे खड़े होकर अगर उसको टच करेंगे देन इट इज सेफ। तो ये थोड़ा सा वेन डी ग्राफ जनरेटर का हमें आइडिया होना चाहिए।